इसी नमस्कार, डूबती दिल्ली पर स्पेशल बुलेटिन लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के अधिकतर इलाके इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। करीब 30 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 20,000 से ज्यादा लोग इस वक्त शेल्टर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हिमाचल में बारिश थम चुकी है, पहाड़ों से अब पानी आना थम चुका है, लेकिन दिल्ली अभी भी डूबी हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसका सवाल दिल्ली सरकार से पूछा जाना चाहिए? क्या इस पर सवाल हरियाणा सरकार से पूछा जाना चाहिए? क्योंकि इस पर कोई भी उचित जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत खूब हो रही है। सवाल ये कि डूबती दिल्ली का गुनहगार कौन है? जब सवाल पूछा जाता है तो इसे गोल गोल घुमाया क्यों जाता है? हम इस पर तमाम अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त मैं आईटीओ बैराज पर मौजूद हूँ, जहां पर अब जो जलस्तर है वो 207.38 मीटर तक पहुंच चुका है और जो 5 गेट जाम थे उनमें से फिलहाल एक गेट जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसे खोल लिया गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये बैराज हरियाणा सरकार के अंडर में आता है, लेकिन ये हरियाणा सरकार की लापरवाही के चलते आज ये दिन दिल्ली वासियों को देखना पड़ रहा है। बारिश नहीं हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश थम चुकी है, लेकिन क्या इस पर राजनीति ठीक है? दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वही बीजेपी कह रही है कि ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। बाढ़ के हालात पर हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। अलग अलग इलाकों से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। अतुल भाटिया मेरे साथ होंगे, कुमार सोनू मेरे साथ आईटीओ बैराज से जुड़े हैं, इसके अलावा मेरे साथ संजय शाह भी जुड़ेंगे। वो आपको दिल्ली की सड़कों का हाल बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बार उधर आप तस्वीरें दिखाते पवन कि इस वक्त यहाँ पर देखिए जो नेवी के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सौरभ भारद्वाज आए हुए थे, स्थिति का जायजा ले रहे थे और आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर हरियाणा सरकार ये बैराज हमें दे देती तो हम इसे रिपेयर करा लेते और आज दिल्ली को स्थिति देखनी नहीं पड़ती। तो क्या इस पर राजनीति होनी ठीक है? इस पर राजनीति करनी चाहिए? और इस बाढ़ का, इस डूबती दिल्ली का जिम्मेदार कौन, समझने के लिए अलग अलग इलाकों से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू मेरे साथ आईटीओ बैराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार सोनू का रुख करते हुए, कुमार सोनू, सवाल ये कि जब दिल्ली सरकार से इस पर सवाल होता है कि इस डूबती दिल्ली का गुनहगार कौन, जो कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, वो मीटिंग नहीं होती है और आरोप एक दूसरे पर जड़ दिया जाता है और सह इस वक्त जनता रही है। देखिए, बिल्कुल प्रिया, हमेशा जब भी दिल्ली में पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज से, तो उससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है जिसमें तमाम मापदंड जो हैं वो तय कर लिए जाते हैं, जो मिनट्स हैं वो उन पर काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पानी लगातार छोड़ा गया, उसके बाद आरोप लगाया गया कि बैराज जो है वो हरियाणा सरकार का है, इसके 5 गेट बंद है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आईपी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास अगर ड्रेन नंबर 12 की बात करें तो वहां पर जो टेम्परेरी बांध सरकार की तरफ से बनाया गया था, यमुना का पानी नाले में ना आए और नाला ओवरफ्लो ना करे, वो बांध टूटा। उसके बाद उसका नाले का बैराज जो था, गेट था, वो टूटा, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होकर पानी आईटीओ तक पहुंच गया, जिस पानी में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। तो वो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो ये इस वक्त जो दौर चल रहा है वो राजनीति का चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का चल रहा है। लेकिन अगर तमाम सरकारें मिलकर काम कर रही होती आरोप लगाने की बजाय, तो शायद इस वक्त ये सड़क सूखी होती और यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट आसानी से होती। आपको तस्वीरें में दिखा दूं कि ये दिल्ली का वो मेन चौराहा है जिसे हम आईटीओ के नाम से जानते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग के नाम पर इस चौराहे का नाम है और ये लुटियन दिल्ली को बाकी दिल्ली से कनेक्ट करता है। और आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आगे की तरफ चले जाऊं प्रिया, तो तकरीबन 4 फीट पानी है, यानी कि अगर सड़क किनारे मैं जाऊंगा तो मेरी कमर तक पानी आने की संभावना है। इतना पानी है। ट्रैफिक की मूवमेंट रोकी हुई है, लेकिन कुछ गाड़ियों को निकाला जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन वहीं उसके बाद जो आईटीओ का बैराज है उसको लेकर राजनीति होती है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं पहले कि हरियाणा सरकार की गलती है, उसके बाद कहते हैं हरियाणा सरकार की, इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती है, या अधिकारियों के लेवल पर, उनके स्तर पर ये सब चीजें हुई। उसके बाद उनका ये बयान आता है
कि जो ITO बैराज है जो कि हरियाणा सरकार का, वो दिल्ली सरकार को दे दीजिए, जो ओखला बैराज है वो यूपी सरकार का, वो दिल्ली सरकार को दे दीजिए। तमाम चीजें मांगने से नहीं होंगी। अगर वो हरियाणा सरकार का है तो ऐसा नहीं है जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा सरकार की है, क्योंकि वो दिल्ली में बना हुआ है, भले ही उसका मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास हो। तो ऐसे में दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को बोल सकती थी कि यहाँ पर 5 जो गेट हैं, जो 5 बैराज के, वो बंद हैं, वो जाम है, उन्हें हमें खोलना है, डीसिल्टिंग करनी है। तो ऐसे में उसकी परमिशन दी जाए। डीसिल्टिंग का काम दिल्ली सरकार का है, हरियाणा सरकार का नहीं है। तो वो डीसिल्टिंग क्यों नहीं कराई गई, टेंडर क्यों नहीं हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से इस वक्त दिल्ली वाले पानी में जो है पूरी दिल्ली डूबी हुई है। लोगों के घर डूब गए हैं, लोग इस वक्त सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता था। चुनौतियां कम नहीं हुई है जी सोनू। और बारिश का आज येलो अलर्ट जारी किया गया, और ऐसे में अगर आज थोड़ी भी बारिश हो जाती है रात तक तो फिर मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। यमुना बाजार से इस वक्त मेरे साथ अतुल भाटिया भी जुड़े हुए हैं। अतुल, यमुना बाजार की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात अब कैसे बने हुए हैं, क्योंकि 4 दिन से बारिश नहीं हुई है। तो क्या वहां पर वाटर लेवल कुछ कम हुआ है, लोगों को कुछ राहत मिली है? बिल्कुल प्रिया, मैं इस समय निगमबोध घाट के बाहर मौजूद हूं और पिछले 3 दिनों से जो निगमबोध घाट, जो कि सबसे बड़ा क्रिमिनेशन ग्राउंड है, वो पूरे तरीके से बंद है। पानी आप देख सकते हैं पूरे निगमबोध घाट के अंदर जा चुका है। और ये आप पूरी सड़क देखेंगे, ये रिंग रोड है। इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि इस रोड को पार करना भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन अब इस रोड पर नाव चल सकती है, इतना पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा निगमबोध घाट जो है उसके अंदर पानी है। सामने आप देख सकते हैं पूरा ट्रक है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो हालात हम आपको यमुना बाजार इलाके के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ पानी है, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस निगमबोध घाट की अगर बात करें तो कई लोगों का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है, कई लोगों को दिक्कतें, क्योंकि किसी की भी डेथ होती है तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर क्रिमिनेशन के लिए लोग आते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये पूरा निगमबोध घाट जो बंद है, और आप बाहर रिंग रोड के हालात देखिए, लोगों की कमर से ऊपर तक पानी है। और ये पूरा रिंग रोड जो कि जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन वहां पर आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। ट्रैफिक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग आप देख सकते हैं हाथों से कुछ तैरते हुए जरूर लेकर जा रहे हैं। तो बोट यहाँ पर चल सकती है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लोगों को देखिए कि गंदा पानी है, यमुना का पानी है, उसके अंदर भी यहाँ पर नहाने की कोशिश जो है वो ये लोग कर रहे हैं। तो हालात अगर निगमबोध घाट की बात करें, पानी यहाँ पर जब भी खत्म होगा, पानी यहाँ पर जब भी निकलेगा निगमबोध घाट से, जब यमुना का जो वाटर लेवल है वो कम होगा। और अभी जिस तरीके से यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं जब ये निगमबोध घाट और जो रिंग रोड है इसको दोबारा से खोला जाए। तो वाटर लेवल जब यमुना का कम होगा, उसके बाद ये रिंग रोड में जो पानी भरा हुआ है ये यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वाटर पंप की मदद से भी इस पानी को नहीं निकाला जा सकता है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि यमुना का जलस्तर जब कम होगा तो उसके बाद, क्योंकि पूरे निगमबोध घाट की सफाई होनी है, अंदर काफी मिट्टी जो है वो जम चुकी है, इसके आगे मोनेस्ट्री है, उसके अंदर भी पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। तो यमुना के आसपास के जो भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। राजघाट तक ये पानी पहुंचा, ITO तक ये पानी पहुंचा, लेकिन अभी भी यहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रिया। बिल्कुल। और अब देखिए, बाढ़ और बारिश को लेकर दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। वहां पर क्या चर्चा आज होनी है, ये बताने के लिए संजय शाह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल वहां पर क्या हाल है, मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी और अब एक्शन प्लान क्या? क्योंकि बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। मैं इस पर आप करूं, लेकिन उससे पहले कुमार सोनू एक बार जरा फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि अब देखिए जैसे अब मैं यहाँ पर मौसम को बदलते हुए देख पा रही हूँ। जब मैं आई थी यहाँ पर धूप थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर बादल हो गए। ऐसे में अगर थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हो जाती है तो किस तरह से चुनौतियां बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल सोमवार और मंगलवार को लेकर फोरकास्ट किया जा चुका है कि दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये ITO की तस्वीरें हैं। आप देखें कि एक शख्स जो है आपको दिखाई देगा जहां पर घुटनों तक पानी है, क्योंकि वो उस पर साइड में जो फुटपाथ बना होता है उस पर खड़ा है। अगर वो नीचे उतर जाएगा तो पानी उसकी कमर तक आ जाएगा।
ये स्थिति इस वक्त है। दिल्ली ITO चौराहे पर जितनी दुकानें बनी हुई हैं सबके अंदर पानी घुस चुका है, सबका सामान खराब हो चुका है, लाखों का नुकसान लोगों का हुआ है। इसके साथ साथ लोगों के घरों में पानी घुसा है, गाड़ियां जो हैं जैसे तैसे होकर गुजर रही हैं। अगर एक गाड़ी इसमें बंद हो जाती है तो पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस के लोग, तमाम लोगों की जो है तैनाती की गई है ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो आसानी से हो। लेकिन बार बार हम लोग यही बात बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना भी बंद हो गया, बारिश भी नहीं हुई, तो भी इस पानी को निकालने में दिल्ली सरकार को 3 से 4 दिन का समय लगेगा। बहुत सारी जगह जो है जेनसेट लगाए गए हैं और साथ ही साथ ट्रैक्टर के साथ बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को जो साथ में नियर बाय जो भी पार्क है, नाला है या फिर सीवर है उसमें डिस्पैच किया जा सके। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर वो पंप काम नहीं कर रहे हैं। ITO पे ठीक मेरे सामने अगर हम बात करें तो 2 पंप लगे हुए हैं, दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने है। तो ये स्थिति है यहाँ पर ITO की। ITO वो चौराहा है जहां पर इनकम टैक्स विभाग का मुख्यालय है, जहां पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जहां पर दिल्ली पुलिस का पुराना हेडक्वार्टर है, इसके बाद GST का हेडक्वार्टर है, इसके बाद सेल टैक्स का दफ्तर है, तमाम बड़े जो दफ्तर हैं वो हैं। और दूसरी बात, पूरी दिल्ली को यही चौराहा जो है वो लुटियन दिल्ली से जोड़ता है। तो ये स्थिति जो है इस वक्त ITO चौराहे की है। आप देखें, अगर हम आगे की तरफ बढ़े, ये लड़का आपके हाथ में देख रहा होगा जिसके एक हाथ में मोबाइल फोन है, दूसरे हाथ में उसके जूते हैं। अगर ये फुटपाथ से नीचे उतर जाए तो पानी इसकी कमर से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये फुटपाथ पर चल रहा है, पेड़ों के साथ साथ फुटपाथ पर चल रहा है। और जान जोखिम में डालकर अगर उसका पैर फिसल जाए, कोई सीवर का ढक्कन खुला हुआ हो, तो उसमें उसके गिरने का भी खतरा जस का तस बन सकता है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देखें, लगातार सरकार ये दावे कर रही है, लेकिन दावे सिर्फ जो हैं वो टीवी चैनलों पर, अखबारों में आपको देखने को मिल रहे होंगे। हकीकत में अगर जमीन पर बात करें काम की, तो काम उतना बिल्कुल भी नहीं हो रहा। चाहे वो शिविर कैंप हो तो वहां पर बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं और जैसे तैसे अपने बच्चों को खाना खिलाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि कुछ NGOs जरूर हैं जो उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार की जो तैयारियां हैं वो इस बाढ़ ने पूरी पोल खोल के रख दी है कि सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जो बैराज है, ITO का बैराज है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने है। अगर समय रहते हरियाणा सरकार से बात की होती और अगर सरकार से बात हो जाती तो शायद जो वो 5 गेट अब सेना की मदद से, नेवी की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है, वो पहले ही खोल लिए जाते, क्योंकि डीशिल्टिंग नहीं हुई। डीशिल्टिंग करने का काम दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार ने डीशिल्टिंग का टेंडर क्यों नहीं दिया? किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन की कोशिश की ही नहीं गई। अगर पहले से जिस तरह से ये मौसम था, अगर पहले से ही दिल्ली सरकार अलर्ट रहती तो फिर ये हालात ना बनते। लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगा दिया कि दिल्ली बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बहाने की साजिश रची है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पानी तो सूख गया है, लेकिन वहां पर हालात फिलहाल कैसे बने हुए हैं, ये इसका जायजा लिया है मेरे सहयोगी शोएब रजा ने। एक बार वो आप देखिए जरा। एक तरफ दिल्ली में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हमारी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्योंकि कल यहाँ पर पानी पहुँच गया था। इस सब चीज़ों को लेकर भी राजनीति खूब हो रही है। हमारी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये साजिश थी बीजेपी की और LG की, केंद्र सरकार के तमाम जो आरोप है हमारी पार्टी लगा रही है। लेकिन हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में के बाहर कल जब पानी पहुंचा था वो कैसे पहुंचा था और ITO से सुप्रीम कोर्ट की दूरी कितनी है और क्या वाकई ये हो सकता था कि पानी यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये गेट देखिए आप, जो एंट्री गेट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसी के नीचे जो ये नाला है वो बह रहा है यहाँ से। यहाँ निकासी का सिस्टम है, तमाम चीज़ें। जो पानी आने की शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हालांकि अब यहाँ से ख़त्म हो गया है पानी। कल जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, यहाँ पानी भरा हुआ था गेट पर, जो एंट्री गेट है। तो यहाँ से इस चीज़ को देखिए, पॉइंट है, यहाँ से जब पानी ज़्यादा भरा तो पानी बाहर की तरफ आया और यहीं पर पानी पूरा भर गया। ये पूरा पानी था कल यहाँ पर सुबह के वक्त। उसके बाद क्योंकि नाला ओवरफ्लो हो रहा था और उसके बाद यहाँ से इसी तरह से पूरी सड़क है वाली, ये पूरी भर गई और पानी इसी तरह से आगे बहता गया और आगे जो राइट टर्न है वहाँ तक भी पानी पहुँच गया था। यानी कि जो गेट है और आगे का रास्ता है, इन तमाम जगहों पर यहाँ पानी था और नाला अभी भी आप देखेंगे तो ये पानी से भरा हुआ है।
अब एक चीज़ समझिए कि ये क्यों वापस जो नाले का पानी है आगे बढ़ने के बजाय वापस आया, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो जाहिर सी बात है कि यमुना जो ओवरफ्लो हो रही है, यमुना में पानी नहीं जा पा रहा है किसी भी नाले का, तो जब यमुना और ज़्यादा भरी तो वापस पानी आने लगा और जो इंद्रप्रस्थ और WHO के बीच में जो एक नाला है उस पर जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो टूट गया था, जिसके बाद हमने देखा कि दिल्ली सरकार के मंत्री रात के वक्त वहां पर नज़र भी आए थे कि इसको ठीक कराया जा रहा है। बहुत सारे जो कर्मचारी है उनको लगाया गया ठीक करने में। और कल जब आपको याद होगा कि LG और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कहे कि मीडिया से बात कर रहे थे, उस दौरान सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि उन्होंने रात के वक्त NDRF की टीम मांगी थी लेकिन उनको नहीं दी गई। वो तमाम चीज़ें इसीलिए थी क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में पानी चला जाए, ये साजिश के तहत किया गया था, लेकिन वो अब केंद्र सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई, LG इसमें कामयाब नहीं हो पाए, वो एक ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे बाईं तरफ तो प्रगति मैदान है और सामने बिल्कुल ITO है। ITO पर क्योंकि पानी पहुंचा हुआ है तो बहुत ज़्यादा दूरी सुप्रीम कोर्ट और ITO की नहीं है। ये बात सच है कि अगर पानी का जो बहाव है वो ITO से, हालांकि ऊंचाई पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर है, लेकिन पानी ज़्यादा भरता और जो ओवरफ्लो होकर पानी वापस आ रहा था तो दोनों तरफ से ख़तरा था। ये नाले का पानी भी बाहर आ रहा था, उधर से ITO की तरफ से पानी बढ़ रहा था, तो यकीनन फिर यहाँ तक पानी पहुँच जाता, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन राजनीति अलग तरीके से हो रही है। तो हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट दिखाई जहां पर आपने देखा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या हालात बने हुए हैं। वहां का पानी भले सूख गया हो लेकिन दिल्ली डूब रही है, कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। मेरे दो सहयोगी कुमार सोनू, अतुल भाटिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनका रुख करूं, एक रिपोर्ट आपको दिखानी जरूरी है ISBT की, क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट बस टर्मिनल है जहां से देश के अलग अलग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां से यहाँ बसेस चलती है, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लिए यहाँ से बसेस चलती हैं। यहाँ हजारों दुकानें हैं, लाखों रुपए हर महीने किराया जाता है। लेकिन जब से यहाँ बारिश का पानी भरा है, जब से ये बाढ़ प्रभावित इलाका बना है, इन दुकानों को कितना नुकसान हुआ है, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखा दूं और एक अपडेट भी आपको दे दूं कि फिलहाल अब ISBT का जो रास्ता है वो खुल गया है। एक रिपोर्ट देखिए आप। हम इस समय दिल्ली के सबसे पुराने बस अड्डे ISBT पर मौजूद है, जिसका जो नाम है वो अब महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। कश्मीरी गेट पर यह बस अड्डा है, सबसे पुराने बस अड्डों में से एक। और यहाँ के आप हालात देखिए किस तरीके से इस सबसे पुराने बस अड्डे के अंदर पानी भर चुका है। पिछले 3 दिन से इस बस अड्डे का यही हाल है। ये वो जगह है जहां पर सभी बसेस खड़ी होती थी जो कि और स्टेट से आती थी, खासतौर से पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, और इसके अलावा कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो बसें आती थी वो यहाँ पर रुकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इस बस अड्डे के अंदर पानी भर गया है, उसके बाद ये जो बसेस हैं ये सिंघू बॉर्डर पर ही रुक रही हैं और उसके बाद वापस वहाँ से सवारियाँ लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर आप हालात देखेंगे, जो पूरा ISBT है उसके अंदर किस तरीके से पानी भर चुका है। जितनी भी शॉप्स हैं वो अंदर पूरे तरीके से बंद है। पूरा बस अड्डा पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा है। इसके अलावा जो बसेस उत्तराखंड या और स्टेट से आती थी वो बसेस हैं वो अब आनंद विहार टर्मिनल की तरफ जा रही हैं। वहां पर उन बसेस को जो है वो भेजा जा रहा है और सवारियों को भी ये कहा जा रहा है कि जिनको भी उत्तराखंड की तरफ जाना है या यूपी की तरफ जाना है वो आनंद विहार बस अड्डे की तरफ जाएं और वहां से उनको बसेस मिलेगी। तो अभी जो हम आपको हालात दिखा रहे हैं ये दिल्ली के ISBT के हैं। सबसे पुराना बस अड्डा है, सबसे बड़ा बस अड्डा है, एशिया के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक जो है वो ISBT को कहा जाता है। और यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं कि हर स्टैंड पर पूरे प्रेमिसेस के अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि पहले सड़कों पर भी मेन रिंग रोड पर पानी था, वहाँ पर पानी कम हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिनों से अगर हम ISBT की बात करें तो पूरे तरीके से यहाँ पर जो काम है वो ठप पड़ा है। बसें जो है वो यहाँ नहीं आ रही हैं। कुछ शॉपकीपर्स हैं जिनकी दुकानें जो है वो अंदर ISBT में हैं। तो कब से आपका ये पानी भरा हुआ है ISBT के अंदर? 3 दिन हो गए, 3 दिन पानी भरे हुए। हमारा तो लाखों रुपए का पहले लॉकडाउन में डूब गए थे, अब ये 3 दिन पानी, लाखों रुपए किराया रोज का।
तो हमने आपको आईएसबीटी से एक रिपोर्ट दिखाई कि वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सारा पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया है, वेस्टर्न में नहीं छोड़ा गया, क्योंकि वो यूपी से होकर गुजरती है। तो क्या दिल्ली को जानबूझकर डुबोने की साजिश रची गई? अब बाढ़ के हालात को लेकर सियासत क्या हो रही है? दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर क्या कहा, बताएंगे, सुनाएंगे आपको डिटेल। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। Class on.